दिनकर जी ने एक बार कहा था कि राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी साहित्य उसको संभालेगा। किस समय की घटना थी ये और किसको संभालते हुए कहा था उन्होंने? प्राइमरी स्कूल में इंडिया के जो टॉप क्लास के साइंटिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, उनको वरीयता दी जानी चाहिए। चंदेल वंश के बारे में आपको तो पता ही होगा। चंदेल वंश का कोई ऐसा शासक था क्या जो लंबे शासन से ऊब गया था और फिर प्रयाग में आकर जल समाधि ले ली? आइए आइए, बैठिए। अपना नाम और पता बताए बगैर बाकी जानकारी दीजिए। मैम, मैंने अपना स्नातक और परा स्नातक और बीएड स्तर तक की पढ़ाई स्थानीय स्तर पर ही बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कॉलेज से प्राप्त की है। साथ ही में मैं सिविल सर्विसेज परीक्षा की भी तैयारी कर रही हूँ। इसी क्रम में ये मेरा पहला साक्षात्कार है और जो मेरी हॉबी है वो हिंदी कविताएं पढ़ना है। ठीक है, तो आपने स्नातक और परा स्नातक में कौन कौन से विषय पढ़े? मैम, स्नातक में मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था और परा स्नातक में मैंने एमए किया है हिंदी साहित्य से। अच्छा, तो विज्ञान से फिर आपका रुझान साहित्य की तरफ कैसे हुआ? मैम, मैंने जो बीएड है उसके लास्ट ईयर में ही ऐसा सोच लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करनी है। मैम, तब जो यूपीपीसीएस एग्ज़ाम था इधर ऑप्शनल चलता था, तो मैंने ऑप्शनल की खोज की कि क्या लेना चाहिए। तो फिर ऑप्शनल हिंदी साहित्य सोचा आपने, फिर उसमें पीजी किया। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, आप तो विज्ञान की विद्यार्थी रही हैं और हिंदी साहित्य को पढ़ते हुए बहुत सारा साहित्य आपको मिला होगा जहाँ पर विज्ञान के बारे में कुछ लिखा गया हो। तो कुछ ऐसी पंक्तियाँ हमें बता दीजिए जहाँ पर विज्ञान के बारे में कुछ लिखा गया हो। मैम, एक पंक्ति है जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में लिखा है कि साहब हमें यूरोपियन हिस्ट्री ना बतलाइए, कृपया हमें बैलून की रचना करके दिखलाइए। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि विज्ञान के बारे में हिंदी साहित्य में बहुत सारे कवियों ने और विद्वानों ने लिखा कि विज्ञान जो है वो अच्छा और बुरा दोनों है। यानी कि ये कहा गया कि भाई अगर हम इसको बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं तो ये अच्छा है और वरना फिर ये बुरा है। फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई अगर ये तलवार है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तचकर मोह स्मृति के पार, कि भाई अगर तलवार जैसा है तो इसको फेंक दीजिए। जैसे कि किसने कहा? दिनकर जी ने कहा जी। अब आप मुझे ये बताइए कि अब तो हम विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए हैं। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि एआई इम्पैक्ट समिट में क्या क्या चीज़ें हुई दिल्ली में, और दूसरा मुझे ये बताइए कि एंथ्रोपिक के आगमन को आईटी सेक्टर में किस तरीके से आप देखती हैं? मैम, जो एआई समिट अभी हुई है दिल्ली में, तो उसमें मैम ये डिसाइड किया गया है कि जो एआई है उस पर किसी एक देश का एकाधिकार ना हो। और जो मैम इसका जो लोगो अपनाया गया था, मोटो, उसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात थी। तो उसमें मैम एआई में ऐसा बोला गया कि जो एआई है उस पर सभी देशों का इक्वल अधिकार हो और जो भी उससे लाभ हो उसका सभी देशों में समान रूप से बंटवारा हो। तो मैम एक ये चीज़ कही गई थी। और मैम जो एआई मैम जो नैतिक एआई है, जो जिम्मेदाराना जो एआई है, उसकी भी बात कही गई है। ठीक है, और एंथ्रोपिक के आगमन को कैसे देखती हैं आप आईटी सेक्टर में चैलेंज के रूप में? मैम, एआई के चैलेंज के रूप में एआई के जो एंथ्रोपिक क्या है? मैं असल में अच्छा, आपको जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि साहित्य में सबसे पसंदीदा साहित्यकार आपके कौन से हैं हिंदी में? मैम, मुझे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी अच्छे लगते हैं। क्यों? मैम, क्योंकि इन्होंने जो ओजपूर्ण कविताएं लिखी हैं और मैम इनकी जो कविताएं हैं उनको एक मोटिवेशन के तौर पे भी लिया जा सकता है। और मैम मैं भी उसको इसी तरह। दिनकर जी ने एक बार कहा था कि राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी साहित्य उसको संभालेगा। किस समय की घटना थी ये और किसको संभालते हुए कहा था उन्होंने? मैम, मैं जहाँ तक याद कर पा रही हूँ, ये आपातकाल में उन्होंने एक लाइन बोली थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नहीं, उस समय तो नहीं। आप मुझे दिनकर जी की रश्मि रथी के अलावा कोई और कविता की दो पंक्तियां सुना दीजिए जो आपने अपने जीवन में मोटिवेशन के तौर पर यूज की हो। कविताएं तो हैं उनकी, पर अभी मुझे कोई बात नहीं, थैंक यू। कोई बात नहीं, थैंक यू सर। आपने बीएड किया बेटा? यस सर। अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे स्कूलों में रटने वाले तोते पैदा किया जा रहा है जी। क्या आप इससे सहमत हैं? सर, ये कहीं ना कहीं सही बात है,
क्योंकि जो स्कूली स्तर है उसमें जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो टीचर्स होते हैं उनका भी ये जोर रहता है कि जो परीक्षा है उसको पास करने पर बल दिया जाए, और बच्चों और माँ बाप का भी यही जोर रहता है कि जो परीक्षा है उसको किसी तरीके से अच्छे नंबरों के साथ पास करें। और मैम रटने पर सर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिससे बच्चे जो हैं वो किताबी ज्ञान तक ही सीमित रह जाते हैं। क्या किया जाए बेटा कि उनके अंदर नवाचार के प्रति एक सकारात्मक सोच पैदा हो बच्चों के अंदर? सर एक तो जो प्रायोगिक शिक्षा होती है जिसमें शिक्षा पहले मैम क्लासरूम स्तर पर दी जाती है, फिर उसका प्रयोग भी करा के दिखाया जाता है। तो सर एक प्रायोगिक शिक्षा पर भी बल दिया जा सकता है। और सर जो जो अभी NEP 2020 आई थी उसमें एक व्यावसायिक शिक्षा की भी बात थी कि 6 क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाएगा। तो सर एक ये भी कर सकते हैं। साथ ही में सर जो टीचर्स हैं उनके भी प्रशिक्षण पर बल देना चाहिए। जब तक अभी तक जो प्रशिक्षण होते आ रहे हैं उनमें सैद्धांतिक प्रशिक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो सर एक अगर हम नवाचार पे जो प्रशिक्षण होता है उस पर टीचरों को सिखाएं तो ये ज़्यादा सही होगा। क्या आप इस मत से सहमत है बेटा कि प्राइमरी स्कूल में इंडिया के जो टॉप क्लास के साइंटिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, उनको वरीयता दी जानी चाहिए? जी सर, अगर सर समय निकाल के कुछ जो ऐसे लोग हैं उनको अगर शिक्षण सरकारी विद्यालयों में शिक्षण से जोड़ा जाए कि वो बच्चों को प्रोत्साहित करें और जो टीचर्स हैं उनसे भी समय समय पर सेमिनार लें, तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है। ऐसे लोग प्राइमरी स्कूल में क्लास लें, बच्चों को पढ़ाएं। जैसे एक विद्यार्थी सीटेट क्वालिफाई किया, B.Ed कर लिया, प्राइमरी स्कूल शिक्षक बन गया। मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा, जो रिटायर ब्यूरोक्रेट है या साइंटिस्ट है, ठीक है, उनकी नियुक्ति की जाए प्राइमरी स्कूलों में, उससे क्या फ़ायदा होगा बेटा? सर इससे ये भी फ़ायदा हो सकता है कि जो साइंटिस्ट हैं वो सर जो प्रायोगिक शिक्षा है और जो एक क्रिटिकल थिंकिंग है सर उसका कहीं ना कहीं बच्चों में समावेशन कर सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं। परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि हम किताब बच्चों को रटवाते हैं, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ क्या परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने मात्र से उसमें सुधार हो जाएगा? यदि ऐसा है तो किस तरह का सुधार किया जाना चाहिए परीक्षा प्रणाली में? सर मात्र अगर हम परीक्षा प्रणाली में सुधार करें तो सर ये एक पहलू हो सकता है, पर सिर्फ इससे ही देखा जाए तो सिर्फ इससे बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे। सर इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि एक परीक्षा प्रणाली में भी सुधार कर दें। और सर जो एक जैसे कि अभी AI पे बल दिया जा रहा है, तो सर एक्स्ट्रा जो एक सब्जेक्ट है उसके रूप में हम AI को अपना सकते हैं। और सर बच्चों को ये बता सकते हैं कि AI का किन किन क्षेत्रों में और कैसे कैसे उपयोग हो। तो सर ऐसे धीरे धीरे करके अगर हम इस दिशा में बढ़ें तो ये सही हो सकता है। अभी एक बेटा बिल आया हुआ है, विधेयक, उसमें कोशिश की जा रही है E-स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की, अब मनी गेम को बैन करने की। जी, वो कौन सा विधेयक है बेटा? सर माफ़ कीजिएगा, मुझे अभी बिल का नाम नहीं याद है, पर ऐसा बिल आया था जिसमें मनी गेम को बैन कर दिया गया था। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बेटा, सरकारें चाह रही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा दी जाए तो वर्क कल्चर बहुत शानदार हो जाएगा, ठीक है, किस आधार पर सरकारें कह रही है? सर अगर हम जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है अगर हम उसके हिसाब से देखें तो अगर हम महिलाओं की भागीदारी उसमें बढ़ा देते हैं तो चूँकि महिलाएं होती हैं वो संवेदनशील अधिक होती हैं, और जो समाज है उसके ऐसा देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में जो महिलाएं हैं वो समाज की जो समस्याएं हैं उनको बेहतर तरीके से समझने की भी कोशिश करती हैं। तो सर इससे जो एक नीति निर्माण है सर उसमें भी सर बेहतर कर सकते हैं। बेटा थैंक यू सर। आपका नाम प्राची है जी, हिंदी साहित्य से भी बिलोंग करती हैं आप। प्राची और प्राच्य में कुछ अंतर है क्या? सर प्राची का मतलब है पूर्व दिशा, और सर जो प्राच्य है सर वो जो प्राचीन शिक्षा है सर उससे जोड़ के इसको देखते हैं। ओके, अच्छा, आप बांदा से बिलोंग करती है, बांदा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से भी बिलोंग करती है, तो चंदेल वंश के बारे में आपको तो पता ही होगा।
चंदेल वंश का कोई ऐसा शासक था क्या जो लंबे शासन से ऊब गया था और फिर प्रयाग में आकर जल समाधि ले ली, ऐसा कोई? अच्छा, चंदेल वंश का जो है उसके काल में जो मंदिरों का निर्माण हुआ वो कौन से शैली का प्रतिनिधित्व करता है? सर नागर, द्रविड़, बेसर शैली है ना, तो इसमें कौन सी शैली को वो रिप्रेजेंट करता है? सर ये नागर शैली की एक विशिष्ट शैली थी, तो सर माफ़ कीजिएगा, मुझे एक बार देखना अच्छा, ये पड़ेगा। बताइए कि आपने बीएड भी किया है तो टीचर ही क्यों नहीं बन जाते? सर टीचर भी एक बहुत सम्मानित पेशा है, परंतु सर जो सिविल सर्विसेज है उसमें जो हमारा ज्ञान है वो हम उसको सीधे ग्राउंड लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं और जनता के जीवन में। टीचर से ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे तो बच्चों से ही स्टार्ट करते हैं पढ़ाने के लिए, इससे ज़्यादा ग्राउंड लेवल और क्या हो सकता है? आप जब प्रशासकीय अधिकारी बन जाएंगे, आप एसडीएम बन जाएंगे तो आप डायरेक्शन दे सकते हो, बट अगर ग्राउंड लेवल पे काम करना है तो आप जितना बच्चों से कनेक्ट होकर आप ज्ञान का संचार करेंगे, उसके भविष्य की निर्मिति में योगदान देंगे, तो उससे बेहतर तो हमें नहीं लगता है। तो बीएड अब फिर आपने किया क्यों? इसका मतलब ये है कि आपका उधर नहीं हुआ तो फिर इधर चले जाएंगे, यानी विकल्प लेकर चल रहे हैं। सर बीएड करने का सर एक ये रीज़न था कि बीएससी के बाद घर वालों ने भी बोला कि अब आगे बीएड कर लेना चाहिए, और सर मेरा भी मन था कि बीएड कर यदि लेते आपका हैं। सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या करेंगे? सर अगर मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं होता है तो अभी मेरे पास 25 मेंस का भी अवसर है, तो मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, मान लीजिए, तो सर मैं जो एक सिविल सर्विसेज परीक्षा में मेंटोर होते हैं सर, मैं उसमें काम करूंगी। अच्छा, ये बताइए, आपकी आवाज़ जो है, आप जिस तरह से बोल रही हैं उससे लगता है कि आप गाना भी अच्छा गाती होंगी, क्या एम आई ट्रू और रॉन्ग? मैं गाने की कोशिश कर सकती हूँ पर अभी मुझे, मतलब गाना गाती हैं या नहीं गाती हैं? सर कभी कभी गाती हूँ। आवाज़ से लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो है हिंदी लिटरेचर की बात करी है ना, या फिर यूपी के बारे में बताइए। आप प्रयागराज या बांदा का कुछ ऐसी बात बताइए, कुछ ऐसे बातें बताइए, उसकी ऐसी विशेषता बताइए जो यूपी में अन्य जिलों से उसे विशिष्ट बनाता हो। सर बांदा में एक जो कालिंजर है सर, उसमें जो कालिंजर फोर्ट बना है और जो नीलकंठ महादेव का मंदिर है वो सर विशिष्ट है। और सर जो बांदा में सर एक खनिज संसाधन का भी काफ़ी स्कोप है। जैसे सर अभी मैं याद कर पा रही हूँ तो बॉक्साइड वहाँ पाया जाता है, तो सर एक ये भी है। और सर जो मोटे अनाज की खेती है वो भी बांदा में की जाती है, तो सर ये भी वहाँ की विशिष्टता है। मैम, आपको कविताएं पढ़ना पसंद है, आपने इसमें लिखा आपकी हॉबी है, तो कोई कविता जो आपकी पसंदीदा हो सुनाइए। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी है, उसकी कुछ पंक्तियाँ मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। बहुत बढ़िया। ये बताइए बिंब क्या होते हैं? मैम जैसे कोई रचना होती है, अगर हम उसको पढ़ के उसका जो एक चित्रण है उसको अगर हम अपने दिमाग में क्रिएट कर पा रहे हैं तो वो बिंब ठीक है। बहुत बढ़िया। आप मुझे अतिशयोक्ति अलंकार का कोई उदाहरण बता दीजिए। एक सेकंड में, कोई बात नहीं। भ्रांतिमान का? सॉरी, कोई बात नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आइए। बैठिए। थैंक यू मैम। कैसी हैं प्राची? अच्छी। आपका इंटरव्यू 26 तारीख को है, कैसी लग रही तैयारी? ठीक ही लग रही है। तैयारी अच्छी है आपकी, आप क्योंकि साहित्य की छात्रा हैं और साथ में आपने कविताएं पढ़ना अपनी हॉबी लिखा। मैंने रश्मि रथी को इसलिए उसमें से हटाया था क्योंकि रश्मि रथी सामान्य तौर पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सारे बच्चे पढ़ते हैं, और जो बच्चे रणनीतिक रूप से अपनी हॉबी कविताएं पढ़ना लिखते हैं वो रश्मि रथी की वर्षों तक वन में घूम घूम या ये जो पंक्तियां आपने सुनाई यही सुनाते हैं। तो मैंने जानबूझ के ये चेक करने के लिए कि कोई और पंक्तियां आपको याद है या नहीं वो किया था, लेकिन आपने जो सुनाई वो अच्छी सुनाई। तो आप एक काम करिएगा कि अगर ये पूछा जाए तो अगर वो पंक्तियां ना याद हो तो थोड़ा भावार्थ सुना दीजिएगा कि सर मैंने ये पढ़ा था, पंक्तियां एग्जैक्ट नहीं याद कर पा रही हूँ, उसका भाव ये था कि विज्ञान तलवार के जैसा है, या विज्ञान के बारे में बहुत सारे कोट्स हैं, वैसा कुछ जो आप अपने विज्ञान के निबंध में लिखते होंगे। मैम ये मेरे को याद आ रही थी पर इसकी पहली पंक्ति नहीं याद आ रही थी। सावधान मनुष्य। जी मैम। तो यही से सुना देते यदि विज्ञान है तलवार। मैम विज्ञान है तलवार याद आ रहा था, पर ये सावधान तो वही है। भावार्थ बता देती कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी एक जगह जैसे लिखा है कि अगर विज्ञान तलवार है तो उसको फेंक देना चाहिए, ऐसे तो ये हो जाएगा कि आपने पढ़ा है, फिर पुष्टि होती कि आपने पढ़ा है या नहीं, तो वो पता चल जाएगा।
आपकी एंट्री, अभिवादन, बैठने का तरीका, आई कांटेक्ट वगैरह सब ठीक है। हिंदी साहित्य में भी आपकी समझ ठीक है, लेकिन जो समझ थोड़ी कमज़ोर लगी वो लगी करंट की चीज़ों को लेकर के। जैसे बजट वगैरह के फैक्ट थोड़े अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा कि पर्यटन के क्षेत्र में कौन कौन से तीर्थ विकसित हो रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या योजना आई है, AI के लिए क्या बातें की गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के भाषण में ही सारी चीज़ें हैं, उसको एक बार आप पढ़ेंगी तो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। शिक्षा को लेकर के काफ़ी बात हुई, तो जैसे ये जो सवाल था ना कि भाई स्कूलों में ये लोग जाने चाहिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो लोग तैयार हों, जी हम मैम। किसी को साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और अगर वो लोग स्वेच्छा से जाने के लिए तैयार हैं तो उनको कभी कभी भेजा जा सकता है एक रोल मॉडल के रूप में, जो हम हमेशा उदाहरण देते हैं कि वे रोल मॉडल हमें देने चाहिए। कुछ देशों में ऐसी व्यवस्था है कि वो लोग जाते हैं, और भारत में भी बहुत सारे ऐसे प्रशासक हैं जिन्होंने जब देखा कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है तो उन्होंने अपने मित्रों या ऐसे युवा जो काबिल थे उनको स्कूलों में एडहॉक बेसिस पे अपने निजी संसाधनों से पढ़ाने के लिए रखा। सर ने आपसे सवाल पूछा कि आपको टीचर क्यों नहीं बनना है, आप बीएड किया है, तो ये डर आपके मन में बैठा हुआ है इस सवाल का कि मुझे क्या जवाब देना है। आप जवाब दीजिए कि सर अगर मैं शिक्षक बनूंगी तो मैं सिर्फ उतने स्कूल के बच्चों के लिए काम कर पाऊंगी जिस स्कूल में मेरी नियुक्ति होगी, लेकिन अगर मैं प्रशासक बनूंगी तो मैं मेरे क्षेत्र में आने वाले सारे स्कूलों के लिए काम कर पाऊंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रशासन आपको और भी बहुत सी शक्तियां देता है जिससे आप जमीनी स्तर पर बदलाव कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण भी बताती हूँ। बिहार के एक IPS हैं विकास वैभव जी, जिन्होंने बच्चियों की पढ़ाई के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत गार्गी पाठशाला बनवाई। तो अगर आप शक्ति आपके पास आ गई तो आप इस तरीके की जो बच्चे जो वंचित हैं उनके लिए किसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था या संडे पाठशाला की व्यवस्था की एटलीस्ट वो बेसिक चीज़ें कम से कम सीख जाएं। तो आप ये बात हमेशा दिमाग में रखिए कि जब आप प्रशासन में आएंगे तो आपके पास शक्तियाँ और दायरा बड़ा हो जाएगा। और साथ में ये भी कहिए कि भाई सर, जो टीचर है उसके पास सिर्फ पढ़ाने का दायित्व है, ना आप कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, ना उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संचालित करने में आपका कोई रोल। सारा प्रशासन, सारा कैरिकुलम और लोग डिसाइड करते हैं, आप सिर्फ पढ़ाते हैं। तो आप कितना चेंज मेकर बन पाएंगे ये आप जानते हैं। तो ये सारी बातें आप कहिए। और अगर ये हो कि भाई क्यों नहीं युवाओं में शिक्षा के प्रति इतना वो है, क्यों नहीं शिक्षक बनना चाहते, तो आप कहिए सर मुझे लगता है कि अगर शिक्षा सेवा जैसी कोई सेवा शुरू कर दी जाए जिसमें शिक्षकों को भी और गरिमापूर्ण, जो वेतन तो ठीक हो गया लेकिन बाकी चीज़ें कि थोड़ा और गरिमा और उनका जो अधिकार हैं वो बढ़ाए जाएं, कोई शिक्षा सेवा जैसी व्यवस्था शुरू की जाए तो सर शायद युवा उस तरफ जाने को उन्मुख हो, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज खेल जो है वो पावर का है ना। इस तरह से समझाएगा, डरिएगा नहीं कि बीएड किया तो शिक्षक क्यों नहीं बनना। आप डर गई कि मैं क्या बताऊं, चेंज मेकर है, उसमें बिल्कुल मत फंसिएगा ट्रैप में, ठीक है। और कोई सवाल आपको पूछना हो तो पूछ लीजिए। मैम जैसे सर ने पूछा था कि अगर आपका सिलेक्शन होता ही नहीं है तो आप क्या करेंगी, तो कहेगा कि सर मैं आशावादी हूँ, मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ, मुझे लगता है परिणाम मेरे पक्ष में रहेगा, लेकिन सर अगर किन्हीं कारणों नहीं रहा तो इतना जो कुछ भी मैंने पढ़ा है उसका कहीं ना कहीं बेहतर उपयोग मैं कर पाऊंगी, तो मुझे जो उसके बाद बेस्ट ऑप्शन मिलेगा मैं उसमें जाऊंगी। फिर वो शिक्षक हो सकता है या कोई और भी। भाई आप साहित्य पढ़ रही हैं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं उस फील्ड में जाकर के। साहित्य के मामले में हिंदी भाषा का ज्ञान होने के नाते आप राजभाषा अधिकारी, ये मतलब हिंदी साहित्य के नाते और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो कहेगा जो मुझे बेस्ट लगेगा सर मैं उसमें चली जाऊंगी। और मैम जैसे आपने बोला था कि जिले का नाम नहीं बताना है, और हाँ वो नहीं बताना है, वहाँ नहीं होता तो है। लेकिन हम लोग इसलिए पूछ लेते हैं कि आपकी तैयारी होनी चाहिए। जैसे पूछें कि भाई कहाँ से आपने किया PG, आपको इलाहाबाद या बांदा या कुछ भी कि वहाँ से किया, तो पूछे कि अच्छा वहाँ तो आप रहे हो, जरा सा बता दो। तो आपकी तैयारी होनी चाहिए, वहाँ रहता नहीं, नाम पता वगैरह नहीं रहता है। तो मैम हाँ बताइए। मैम इंट्रोडक्शन में जैसे पूछते हैं वहाँ नहीं पूछते हैं। मैम स्नातक अगर पूछा तो ये बता सकते हैं कि हमने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से किया है। वहाँ पे क्या होता है, आपका एक कोड जाता है जी, और जी। फिर वो बैठते ही आपसे बातचीत की शुरुआत कर देते हैं। आपसे ये पूछते हैं कि क्या पढ़ा, तो आप बताओगे मैंने BSc किया है PCM से। अगर वो पूछेंगे कहाँ से किया तो बताइएगा बुंदेलखंड से किया। और अगर ये बोले कि अच्छा बताओ अपने बारे में कुछ, तो नाम पता नहीं बताना है, यही बताना है कि ग्रेजुएशन मैंने किया है फिर PG किया है। वो पूछें तो बताइएगा कि कहाँ से किया। उनको वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करना ही पॉलिसी है, तो इसलिए वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैम मैं थोड़ा जल्दी बोल रही थी क्या? मुझे कुछ लोगों ने बोला कि मैं बहुत हड़बड़ी में और जल्दी इसके बाद कोई मौका देने जाना है कि नहीं, ये बताओ। मैम केवल एक है। हाँ तो बस ठीक है। वो लोगों ने जो लोग बोल रहे हैं उसमें से कितने लोग चयनित हैं, सच सच बताना। एक भी नहीं? कोई भी नहीं। तो बस ठीक है, फिर समझ जाओ। ठीक है। बात ऐसी होनी चाहिए कि समझ में आए, समझ में आ रही है उसका तनाव मतलब बहुत अच्छी बच्ची हो, अच्छे नंबर लेके आओ। ठीक है मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।